एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। मैं बुरी तरह फंस चुका था। तमाम गलियों में खुफिया एजेंसियों के अहलकार फैल चुके थे। किसी घर में घुसना भी मेरे लिए मुफीद नहीं था कि वो इलाके को घेरे में लेकर घर घर की तलाशी शुरू कर देते। मुझे अब्दुल मनान की बात न मानने पर अफसोस हुआ। मुझे उनकी बात मानकर ज्यादा नहीं तो 2-3 दिन जरूर इंतजार करना चाहिए था। तमाम गलियों में उन्होंने एक दो बंदे छोड़े हुए थे। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलाके से नावाकिफियत थी। वो गलियां मुझे किसी तिलिस्मी इमारत की भूल भुलैया लग रही थी। उस वक्त रुक कर कोई लाया अमल तरतीब देना नामुमकिन था। मुझे दौड़ते भागते ही इस जाल से निकलने की सही करनी थी। थोड़ी दूर जाकर एक गली दाएं हाथ निकलती दिखाई दी, लेकिन मेरे उस गली में घुसने से पहले मुझे गली के मुखालिफ सिरे से 2 साए दाखिल होते दिखाई दिए और मैं अपना इरादा बदल कर एक मर्तबा फिर उस गली में आगे बढ़ने लगा। वो गली काफी तवील थी और उससे दाएं बाएं छोटी छोटी गलियां निकल रही थीं। छोटी गली के सिरे पर नजर आने वाले साए किसी भी लम्हे उस गली में तुलू हो सकते थे और पुश्त की तरफ से मुझे निशाना बनाना उनके लिए दुश्वार न होता। इसलिए मैं अपने बाएं हाथ पर आने वाली पहली गली में मुड़ गया। वो एक तंग सी गली थी जो थोड़ी दूर जाकर ही एक मेन स्ट्रीट पर निकली। मैं जैसे ही मेन स्ट्रीट में निकला उसी वक्त एक कोठी के दरवाजे से सफेद रंग की शेवरले गाड़ी निकली। उसका रुख मेरी जानिब ही था। उसके स्पीड पकड़ने से पहले मैं उसके करीब पहुंच गया और अगले लम्हे ही मैं फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर ड्राइवर के साथ बराजमान हो गया। मेरे हाथ में मौजूद पिस्तौल का रुख गाड़ी चलाने वाली की तरफ था। इन मखदूश हालात में भी मैं बमुश्किल इस हसीन जलवे की ताब ला सका। उसकी मोटी मोटी आंखें जो हैरानी से और ज्यादा फैल गई थी, मैं उनकी गहराइयों में जैसे डूब सा गया। उसने हकलाती जबान से फूल बखेरे, कौन है आप? और मैं जैसे होश में आया। मैं अपने आप को बमुश्किल संभाल पाया। सवाल करने की जरूरत नहीं, बस इसी तरह चलती जाओ। उसने बोलना चाहा मगर मैं उसकी बात सुने बगैर धाड़ा, शट अप, जितना कहा है उतना करो वरना। मैंने खौफनाक शक्ल वाला पिस्तौल उसकी आंखों के सामने लहराया और उसने घबरा कर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक मुझे कोई दुश्मन भी इस गली में नजर नहीं आया था। गाड़ी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसी वक्त छोटी गली से 2 अफराद अपने हाथों में पिस्तौल लहराते बरामद हुए, लेकिन उन्होंने गाड़ी पर तवज्जो देने की बजाय दाएं बाएं निगाहें दौड़ानी शुरू कर दी और फिर गाड़ी की मुखालिफ समत दौड़ते चले गए। उस वक्त मुझे अपने पीछे एक और गाड़ी की हेडलाइटें भी नजर आईं। मैं आहिस्ता से बड़बड़ाया, ये अच्छा हुआ। वो जो मेरी तरफ हमतन गोश थी मुस्तफसिर हुई। क्या? मैंने जानबूझकर उसे झिड़का, कुछ नहीं, तुम ड्राइविंग पर तवज्जो दो। और उसने होंठ भींचकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। ये शायद अपने अंदरूनी उबाल पर काबू पाने की इस्तरारी कोशिश थी। मैं मुस्कुराकर बोला, गुड, इसका मतलब है आप अच्छी खासी ड्राइविंग कर लेती हैं। लेकिन उसने जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। सामने से आते 2 मशकूक बंदों को देखकर मैंने कहा, गाड़ी की अंदरूनी लाइट बुझा दो। और उसने इस मर्तबा भी मेरी बात का जवाब दिए बगैर लाइट बुझा दी। अब बाहर से मेरा देखा जाना मुश्किल था। उस गली में मुझे 1-2 और गाड़ियां भी हरकत करती दिखाई दी और ये मेरे हक में बेहतर था। जल्द ही हम उस गली से निकलकर रोड पर आ गए। मेन रोड पर हम थोड़ा आगे ही बड़े होंगे कि पुलिस की 2-3 गाड़ियां सायरन बजाती हमारे पास से गुजर गईं। पुलिस की गाड़ियों को देखकर उसके चेहरे पर जो तासुरात उभरे थे, उनकी वजह से मैंने उसे मुतनब्बे करना जरूरी समझा। मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि शोर मचाने का मतलब तेरी मौत ही है। उसके बाद मेरे साथ जो कुछ होगा उससे मैं निमट लूंगा। उसने मेरी बात सुनकर हस्बे साबिक बोलने से गुरेज किया। रोड पर गाड़ियों की आमद और रफ्त जारी थी। हमारी कार दरमियानी रफ्तार से चलती वहां से दूर हटती गई। मैं एक बहुत बड़े हमले से बच निकला था। दुश्मन ने बड़ी अय्यारी और चालाकी से मुझे घेरा हुआ था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। गुज़श्ता शब पुलिस वालों के आगे बढ़ जाने के बाद मुझे अब्दुल मनान के घर से निकलकर वो मोहल्ला छोड़ देना चाहिए था। खुफिया एजेंसियां अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे खिलाफ सरगर्म अमल थीं। किसी भी किस्म का रिस्क मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मेरी सबसे बड़ी मुश्किलात में एक तो इलाके से नावाकिफियत थी और दूसरे दुश्मन मेरे हुलिये से अच्छी तरह वाकिफ थे। ऐसी सूरत में मुझे ज्यादा एहतियात की जरूरत थी
और दुश्मन की नफ्सियात को मद्देनजर रख कर चलने में मेरी आफियत थी। मैं अंधी खाई के किनारे चल रहा था। एक गलत कदम मुझे औंधे मुंह खाई के अंदर गिराने के लिए काफी था। मैंने दिल ही दिल में अपने आप को इस गलती पर सरजनिश की और दोबारा ऐसी गलती ना करने का अहद किया। लेकिन ये भी जरूरी नहीं था कि दुश्मन मेरी किसी गलती से ही मुझ पर काबू पाते। हो सकता था कि मैं अपनी तरफ से हर किस्म की एहतियात बरतता, लेकिन दुश्मन अपनी चालाकी और अय्यारी की बदौलत मुझ पर काबू पा लेता। बहरहाल ये सब बात की बातें थी। इस वक्त मुझे मौजूदा सूरत हाल से निमटने की जरूरत थी। अभी तक मुझे ये भी मालूम नहीं हुआ था कि कार का रुख किधर था। उस लड़की से पूछना भी नामुनासिब था। मैं नहीं चाहता था कि उसको इलाके से मेरी नावाकफियत के बारे में मालूम हो। वो काफी देर की खामोशी के बाद अचानक बोली, अगर आप मेरे पिताजी से तावान वसूल करने के लिए मुझे अगवा कर रहे हैं तो आपको मायूसी होगी। उनकी इकलौती औलाद होने के बावजूद उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी दौलत अजीज है। मैंने उसकी गलत फहमी बरकरार रखी। मैं ऐसे बंदों से पैसे निकलवाना जानता हूँ। उसने झिझकते हुए कहा, अगर आप मुझे छोड़ दें तो 1.5-2 लाख तक की रकम मैं अपने अकाउंट से अदा कर सकती हूँ। मैंने मसनूई कहकहा लगाया, 1.5-2 लाख के लिए तुम्हें कौन छोड़ सकता है? और वो मेरी जुबानी बात सुनकर झेंप सी गई। उसने पिस्तौल की तरफ इशारा करके कहा, इसे अगर आप अपनी जेब में रख लें, जरूरत पड़ने पर भी तो आप निकाल सकते हैं। ये न हो गलती से गोली चल जाए। और मैंने खौफनाक शक्ल वाला बरेटा उसे निकाल कर दिखाया। जेब में एक और भी मौजूद है, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है तो मैं जेब में रख लेता हूँ। लेकिन ये याद रखना कि इसे जेब से बाहर निकालने में कोई टाइम नहीं लगता। पिस्तौल कोट की जेब में रखकर सीट पर सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे को मुसलसल देखने से उल्टे सीधे ख्यालात मेरे जहन में परवरिश पाने लगे थे। वो खतरनाक हद तक हसीन थी। मुझे सीधा हुए 1-2 मिनट ही गुजरा था कि अचानक उसने जोर से ब्रेक लगाई और मैं झटके से आगे बढ़ा। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं अपना सर डैशबोर्ड से टकराने से न बचा सका। मैं अभी तक पूरी तरह संभला भी नहीं था कि मेरी गर्दन पर एक सख्त जरब लगी। मेरी आंखों के सामने चिंगारियां सी फूट पड़ी। इसका मतलब है ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है। मेरे दिमाग से सोच उभरी। गर्दन पर लगाई गई चोट से शायद मैं संभल न पाता, लेकिन गर्दन में लिपटे हुए मफलर ने मुझे बेहोश होने से बचा लिया। उसके नर्मो नाजुक दिखाई देने वाले हाथों में बला की सख्ती थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी जरब लगा पाती, मैं झटके से सीधा हुआ और उसकी लगाई हुई दूसरी जरब से बाल बाल बच गया। उसकी हथेली की चाप मेरी रान पर लगी और अगले ही लम्हे उसका दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ की गिरफ्त में था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी कोशिश जारी रखी और अपने बाएं हाथ से मेरे चेहरे पर हमलावर हुई। अब उसके हमले कामयाब होने का मतलब मेरी नाअहली होती। उसके दूसरे हाथ को भी अपनी गिरफ्त में लेकर मैंने जोर से दबाया। उसके मुंह से कराह से निकली और उसके साथ ही वो चिल्लाई, छोड़ो मुझे जंगली सुअर। उसके मुंह से मुगल्लजात का लावा उबल पड़ा। इतने खूबसूरत होंठों से इतने करीह अल्फाज सुनने की तवक्को मुझे नहीं थी। मैंने उसके दोनों हाथ छोड़कर बाएं हाथ का एक भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और वो अपनी सीट पर ही गश खाकर गिर पड़ी। उसकी कैंची की तरह चलती जबान को यकदम ब्रेक लग गई थी। मैं गुस्सीले लहजे में बोला, अगर मैं इतना ही मोम का पुतला होता तो ऐसे कामों में हाथ न डालता और अब आराम से गाड़ी चलाना। इसके बाद गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। तेरी गर्दन तोड़ने के लिए मुझे पिस्तौल की कोई जरूरत नहीं है। मेरा थप्पड़ खाकर उसका सुर्खो सफेद चेहरा लाजिमन मजीद सुर्ख हो गया होगा, लेकिन स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने उसके चेहरे को इतनी बारीकी से नहीं देखा। वो लरसती हुई उठी और स्टीयरिंग पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपने रवैये पर नदामत महसूस हुई। मैं उस वक्त एक गुंडे और गलीज शख्स के रूप में था और ऐसे बंदे से जान छुड़ाने में वो हक बजानिब थी। मुझे शुरू ही से उसे हकीकत बता देनी चाहिए थी। मैं शर्मिंदा लहजे में बोला, आई एम सॉरी, मैं कोई गलत बंदा नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। मैं तो खुद दुश्मनों से बचता फिर रहा हूँ और तुम्हारी कार में भी अपने मुखालिफिन से छुपने के लिए घुसा था। मेरी गलती कि मैंने तुम्हारे साथ ड्रामेबाजी शुरू कर दी। प्लीज अब अपना मूड ठीक करो और मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। मेरी बात खत्म होते ही उसने अपना सर उठाकर मेरी आंखों में झांका और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। वो तो शुक्र था कि गाड़ी की अंदरूनी लाइट बंद थी, वरना मैं कभी भी इन आंसुओं से धुली आंखों की ताब न ला सकता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, किसी भी महफूज मकाम पर पहुंचते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बोली, खाओ भगवान की कसम। मैंने कहा, भगवान की कसम तो नहीं, अलबत्ता अपने रब की कसम खा सकता हूँ। वो बोली, तुम मुसलमान हो? मेरा लहजा फखरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। इस मर्तबा उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, दिल्ली से करीब तरीन शहर कौन सा है? वो बोली, आप किस समत का पूछ रहे हैं? दिल्ली से तो आगरा भी करीब है, जयपुर भी करीब है, इसी तरह मीरठ भी तकरीबन उतने ही फासले पर है। मैं दानिस्ता उसके आगे बम्बई की समत का तस्करा नहीं कर रहा था। मैंने कहा, आप मुझे किस शहर तक पहुंचा सकती हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी मेरे सफर की समत का मालूम हो जाए।
वो बोली किसी शहर तक भी नहीं। पिताजी मेरी गुमशुदगी से सख्त परेशान होंगे क्योंकि कई दुश्मन मेरी ताक में हैं। मैं हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, गुमशुदगी? अभी घर से निकले तुम्हें घंटा भी नहीं गुजरा और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी गुमशुदगी से वाकिफ हो गए। वो बोली मैंने अपनी कोठी से निकलकर 100-200 गज दूर अपनी एक सहेली के घर जाना था और वहां पहुंचते ही मैं पिताजी को खैरियत से आगाह कर देती। अब लाजिमन पिताजी मेरी सहेली से मेरी आमद की बाबत दरियाफ्त कर चुके होंगे और जवाब मनफी में पाकर मुतफक्किर होंगे। मैंने कहा मेरे ख्याल है तुम्हारे पिताजी काफी अमीर हैं। वो हल्के से मुस्कुराई, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने कहा तो फिर वो तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? वो बोली बॉडीगार्ड मेरे साथ एक छोड़ दो होते हैं। आज बस मेरी बदकिस्मती है कि मैं उन्हें साथ न ला सकी। मैंने कहा एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? बोली पूछो। मैंने कहा आपके दुश्मन कौन हैं? बोली दुश्मन मेरे नहीं पिताजी के हैं। मैंने पूछा दुश्मनी की वजह? वो बोली कुछ कारोबारी रकाबत और कुछ मजदूर बरादरी अपने मुतालबे पूरे न होने पर दुश्मनी पर कमर बस्ता है। मैंने कहा मजदूर बरादरी? बोली हाँ, पिताजी 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। इन फैक्ट्रियों में आए दिन झगड़े और हड़तालें चलती रहती हैं। वही मालिक और मजदूर की अजली चपकलिश। मैंने कहा लेकिन मालिक और मजदूर की चपकलिश में मालिक की औलाद को क्या खतरा दरपेश हो सकता है? बोली इसके पस मंजर में भी एक कहानी है। मैंने पूछा क्या? उसने वजाहत करते हुए कहा पिताजी की इंतजामिया के हाथों 2-3 मजदूरों का कत्ल हो गया था। उनका खून बहा अदा करने से पिताजी इनकारी हो गए कि ये शरपसंद थे, इनके साथ यही होना चाहिए था। बस ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी दुश्मनी का पेश खैमा साबित हुई। मैं तंजिया लहजे में बोला इसे आप छोटी सी गलती कहती हैं? बोली लड़ाई झगड़े में तो ये होता ही है। जब दंगा फसाद होगा तो हलाकतें भी होंगी। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। किसी की करनी का फल फैक्ट्री का मालिक क्यों भुगतता रहे? हम उस वक्त एक मारूफ होटल के सामने से गुजर रहे थे जिसके बाहर रंग बिरंगी रोशनियों से लिखा हुआ उसका नाम जगमगा रहा था, लेकिन वो हिंदी जबान में लिखा हुआ था इसलिए मैं पढ़ न सका। जैसे ही हमारी गाड़ी गेट के सामने से गुजरी, एक खुली छत वाली जीप हमारे साथ से होकर गुजरी। लड़की उस वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे थी, लेकिन मेरी नजर इत्तेफाकन कार के ड्राइवर पर पड़ी जो हमारी गाड़ी को देखकर वाज़े तौर पर चौंका था और फिर जीप रोक कर अपने साथी को कुछ कहने लगा। मेरा हाथ बेख्तियार अपनी जेब में रेंग गया। इसका मतलब है कि इसने मुझे पहचान लिया है। मेरे दिमाग में फौरन खतरे की घंटी बजी, लेकिन फिर मुझे खुद ही अपनी सोच पर हंसी आ गई कि कार के अंदर छाए अंधेरे में वो मुझे किस तरह पहचान सकता था, जबकि अपने चेहरे पर मैंने मफलर भी लपेटा हुआ था। मैंने कहा अगरचे मजदूरों की गलती थी, तब भी तुम्हारे डैडी को कुछ न कुछ रकम अदा कर देनी चाहिए थी। इससे उनकी दौलत में कोई खास कमी न होती और उसके साथ साथ ये दुश्मनी भी पैदा न होती। वो बोली दुश्मनी के और भी कई असबाब हैं। इसी तरह तमाम असबाब पिताजी खत्म करते रहे तो अपनी दोनों फैक्ट्रियों से हाथ धो बैठेंगे। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत सिखा पढ़ा रखा है पिताजी ने आपको। वो बहस खत्म करते हुए बोली मैं आपको कभी भी मुतमईन नहीं कर सकूंगी, बहरहाल आपको कहाँ ड्रॉप करूं। इससे पहले कि मैं उसको कोई जवाब देता, एक गाड़ी हमें तेजी से ओवरटेक करती हुई निकली और हमारी गाड़ी के सामने इस तरह तिरछी होकर खड़ी हो गई कि हमारी कार का आगे जाना नामुमकिन हो गया। ये वही जीप थी जो चंद लम्हे पहले मैंने होटल के सामने देखी थी। लड़की झल्लाते हुए बोली ये कौन कमीने हैं? लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले जीप के पीछे बैठे हुए 3 अफराद भागते हुए हमारी तरफ आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। एक ने मुझ पर हथियार तान लिया और दूसरे ने उस लड़की पर, जबकि तीसरा पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। लड़की ने गाड़ी की अंदरूनी लाइट जलाकर हकलाते हुए पूछा क्या बात है, लेकिन वो तीनों खामोशी से हमें घूरते रहे। उसी वक्त जीप का ड्राइवर ड्रामाई अंदाज में जीप से उतरकर हमारी समत बढ़ा। वो जैसे ही हमारी कार की हेडलाइट के सामने से गुजरा, बेसाख्ता लड़की के होंठों से निकला ओह तो ये कमीना है। वो करीब पहुंचकर बोला बेचारी बेबी शीतल, आ गई हो ना काबू में, चाहने वालों से कब तक भागा जा सकता है। उस लड़की का नाम शीतल था। शीतल जहरखंद लहजे में बोली ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मिस्टर अनिल। वो मेरी तरफ इशारा करके इस्तेहजाई लहजे में बोला तुम गालिबन इस हिजड़े नुमा बॉडीगार्ड पर इन्हिसार किए बैठी हो। अगर तेरा बॉडीगार्ड रघु दादा की तरह होता तो तुम्हें बेशक इस तरह कहने का अधिकार था। ये तो खुद अभी रो रो कर अपनी जान बख्शी की बिनती करेगा। शीतल बोली अगर अपने ऊपर तुझे इतना ही विश्वास है तो आ जाओ, मैं औरत जात होकर तुम्हें खाली हाथ लड़ाई की दावत देती हूँ। अनिल ने कहा जरूर, लेकिन अपने ठिकाने पर जाकर। और उसके साथ ही उसने अपनी जेब से एयर फ्रेशनर नुमा बोतल निकाली और अपना हाथ खिड़की के करीब ले जाकर एक जोरदार बौछार स्प्रे कर दी। मेरी छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म सा बजा दिया और मैंने बेसाख्ता सांस रोक ली, लेकिन वो सांस रोकना मेरे काम न आ सका और मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे होश आया तो मैंने खुद को जमीन पर लेटे पाया।
दाएं बाएं देखने पर शीतल भी जमीन पर बिखरी पड़ी नजर आई। बेहोशी की हालत में उसका लिबास बेतरतीब हो रहा था। इस बेतरतीबी में भी ऐसी तरतीब थी कि शायद होश की हालत में वो ये पोजीशन इख्तियार न कर सकती। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। मैंने जल्दी से इस दिलकश नजारे से नजर हटाई और अपनी हालत पर गौर किया। मेरे कोट की जेब में मौजूद दोनों पिस्तौल गायब थे। नीलम से हासिल किया हुआ छोटा सा पिस्तौल जो मैंने अपनी कलाई के साथ बांधा हुआ था वो भी उन्होंने खोल लिया था। पैसों और घड़ी को भी उन्होंने मुआफ नहीं किया था। वो यकीनी तौर पर शीतल के दुश्मन थे। अनिल नामी शख्स को देखकर शीतल ने जिस नफरत का इजहार किया था उससे जाहिर होता था कि वो उससे अच्छी तरह वाकिफ थी। एक दफा तो मेरे जी में आया कि शीतल को उसके हाल पर छोड़कर अपना उल्लू सीधा करूं और अनिल पार्टी से ताल्लुकात बनाकर दिल्ली से निकलने की कोशिश करूं, मगर बाद में मुझे अपनी सोच पर नदामत सी महसूस हुई। शीतल मेरी वजह से इन हालात से दो चार हुई थी। उसको उन गुंडों के रहमो करम पर छोड़ना उसके साथ जुल्म करने के मुतरादिफ था। मैंने सर झटक कर इन घटिया ख्यालात से अपना पीछा छुड़ाया। उसी वक्त शीतल के मुंह से एक कराह बुलंद हुई और उसने हल्के से कसमसा कर आंखें खोल दी। चंद लम्हे वो उसी तरह लेटी छत को तकती रही और फिर दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गई। मैं भी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ देर सर पकड़े बैठे रहने के बाद उसने अपना चेहरा मेरी जानिब फेरा और आहिस्ता से बोली, आप गालिबन। मैंने कता कलामी की, बिल्कुल आपने सही पहचाना। मैं वही हूँ जिसके कारण आप इस हालत को पहुंची हैं। वो आहिस्ता से हंसी। अजीब खुमार आलूद हंसी थी उसकी। आंखों में सुर्ख डोरे से नजर आ रहे थे, यूं जैसे वो सारी रात मैनोशी करती रही हो। मेरे जहन में बेसाख्ता अदम का शेर गूंजा, आपकी आंख भारी भारी है, रात किस शुगल में गुजारी है। मेरा दिल चाहा कि उसे ये सुना दूं, मगर सिर्फ सोच कर रह गया। वो फलसफियाना लहजे में बोली, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरी अपनी किस्मत ही ऐसी है। मैं उसका फलसफा नजरअंदाज करते हुए बोला, कभी शराब पी है आपने? वो जवाबन बोली, 2-3 दफा पी है, लेकिन इतनी के मदहोश हो जाऊं। वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, यूं ही बस तुम्हारी हालत देखकर यूं लग रहा है कि शराब पीकर तुम बिल्कुल ऐसी ही लगती होगी। उसने बेसाख्ता कहकहा लगाया और मेरे कानों में जलतरंग सी बजी। बोली, अच्छा छोड़ें इस सिलसिले को, अपना तारुफ तो करवा दें। मेरे नाम का तो पता आपको चल ही गया होगा। पिताजी का नाम सेठ हरिचंद दास है और मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ। मैं उससे नजरें चुराते हुए बोला, मेरा नाम असलम है और कहानी वही है जो किसी भी हालात के मारे आम शख्स की हो सकती है। वो बोली, अदाकारी अच्छी कर लेते हो उमर जान। वो जान की जा को खींचते हुए शोखी से बोली। मैं खिसियाना सा होकर बोला, सॉरी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। हर शख्स के सामने मैं अपनी असलियत जाहिर नहीं कर सकता। वो बोली, अच्छा, अब मैं भी अवाम की लिस्ट में आ गई हूँ। मेरे मुंह से गैर इरादतन निकला, तो आप खवास की लिस्ट में कब थी? बाद में मुझे अपने फिक्रे की तलखी का एहसास हो गया, लेकिन कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आ सकते। वो नादिम होकर बोली, ओ आई एम सॉरी, मुझे इतना फ्री नहीं होना चाहिए था। मैं जल्दी से बोला, आपने तो माइंड कर लिया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसने जवाबी चोट की, आपका और मेरा मजाक कब से हो गया? मुझे पता चल गया कि उसका मूड बहाल होने में काफी देर लगेगी, इसलिए उसकी बात का जवाब देने की बजाय मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और इस सूरत हाल से निमटने की तदबीर सोचने लगा। इंडिया की जमीन ने मेरे लिए दलदल की सूरत इख्तियार कर ली थी, इसलिए निकलने के लिए मैं जितने हाथ पांव मार रहा था उतना धंसता चला जा रहा था। वो ज्यादा देर खामोशी बर्दाश्त न कर सकी और बोल पड़ी, आपने तो बिल्कुल चुप साध ली है। लेकिन मैं उसे जवाब देने की बजाय आंखें बंद किए बैठा रहा। वो बोली, मिस्टर जान, सो गए क्या? मैंने कहा, मेरा नाम उमर जान है। वो मुस्कुराकर बोली, मैंने मेरी जान नहीं कहा, सिर्फ जान कहा है। मैं भी तुर्की बतुर्की बोला, मतलब एक ही बनता है। वो शोखी से बोली, गलत फहमी है जनाब की। मैंने मौजू बदला, अच्छा छोड़ो इस चोटबाजी को, उस अनिल के बारे में मुझे बताओ। आपके अंदाज से तो यूं लग रहा था जैसे आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो नफरत भरे लहजे में बोली, कमीना, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, मौसूफ को मुझसे मोहब्बत का दावा था, बल्कि अब भी है। और इस सिलसिले में एक दिन पिताजी के पास मेरा रिश्ता मांगने चला गया। पिताजी ने उसी वक्त मुझे बुलाकर पूछ लिया कि मौसूफ इस वजह से तशरीफ लाए हैं और तुम्हारी क्या राय है। उनका ख्याल था कि शायद उसके आने में मेरी मर्जी शामिल है, लेकिन मैंने पिताजी के सामने उसे खूब बेइज्जत किया। नतीजे में पिताजी ने उसे धक्के देकर घर से निकलवा दिया। इस बात को 2 हफ्ते होने को हैं। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने किसी गुंडे को हायर किया है जिसे पता नहीं कौन सा दादा कह रहा था। बाकी के वाकयात तुम्हारी नजरों के सामने हुए हैं। मैंने एक लंबी सांस खींची। वो मुस्तफसिर हुई, अब आप भी अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? अखबारात में तो आपके मुताल्लिक काफी कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है उसकी वजाहत कर दें। मैंने कहा, अखबारात में कितनी हकीकत बयान होती है इससे आप
वाकिफ हैं? बोली इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। जवाबन मैंने उसे मुख्तसरन अपनी कहानी सुना दी, लेकिन बहुत सी बातें उसमें से हज़फ कर गया। वो बड़े इश्तियाक से मेरी कहानी सुनती रही। मैं बमुश्किल अपनी बात खत्म कर पाया था कि बंद दरवाजे के पीछे कदमों की चाप उभरी, ताले में चाबी घूमने और फिर हल्की सी कटक के साथ ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला, एक शख्स हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुआ, जबकि उसकी पुश्त पर मुझे 2 हथियार बरदार नजर आए जिन्होंने हाथों में लाइट मशीन गन्ने पकड़ी हुई थी। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।